नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एंड शो और मैं हूं नीरज वाजपेयी। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, व्हाट्सएप के पर्सनल ग्रुप्स में जाइए, ट्विटर यानी एक्स पे या फेसबुक पे या अखबारों में भी, तो एक चर्चा बहुत हो रही है और वो चर्चा बहुत गर्म है। आईटी कंपनियों की आलोचना हो रही है। अभी हाल ही में जो ओरेकल ने अपने प्रोजेक्शंस दिए अगले 4 साल के, उसके स्टॉक में बहुत तेज़ी आई। तो एक बार ये बहस फिर से गर्म हो गई है कि हमारे देश की आईटी कंपनियों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी ग्रोथ एक्स्पोनेंशियल होती। तो बहुत आलोचना हो रही है उनकी, और जो दोनों खेमे हैं, कुछ लोग जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ उनके जो समर्थक हैं, आईटी कंपनीज़ के जो प्रमोटर हैं, इस पर एक बड़ी लंबी बहस चल रही है गरमा-गरम। दोनों साइड से अपने-अपने तर्क रखे जा रहे हैं। तो एक मूलभूत प्रश्न हमेशा इसमें ये उठता है कि क्या आईटी कंपनियां आलोचना से परे हैं? क्या उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए या उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए? इसको आप समझते हैं दोनों साइड के व्यूज को कि दोनों तरफ के लोग कह क्या रहे हैं, फिर आप अपनी राय बनाइए कि इनकी आलोचना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये सब कुछ इतना तेजी से उठा क्यों कि एक अखबार ने एक आर्टिकल लिखा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने क्या लिखा कि ओरेकल बाइज द फ्यूचर, इन्फोसिस बाइज द पास्ट। मतलब इसका ये हुआ कि ओरेकल ने 4 साल आगे के प्रोजेक्शंस दिए, उसकी वजह से उस स्टॉक में बड़ी तेजी आई और वो उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खर्च करेंगे और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उस स्टॉक में तेजी आई। और सेम टाइम पे इन्फोसिस ने एक बाईबैक का ऐलान किया। काफ़ी बड़ा बाईबैक है, 18,000 करोड़ का बाईबैक है, चूँकि बैंक बुक्स में बहुत कैश है कंपनियों के पास, जितनी बड़ी आईटी कंपनी के पास बहुत कैश है इनके पास, तो वो बाईबैक कर रही है। तो इसीलिए हेडलाइन लिखी गई कि बाईबैक करके आप अपने पास्ट को खरीदना चाहते हैं, यानी अपने इन्वेस्टर्स को रिवार्ड कर रहे हैं और उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर रहा दूसरा। जबकि ओरेकल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में, फ्यूचर बिल्डिंग में पैसे खर्च कर रही है और उसका परिणाम उसको मिल रहा है। तो ये जो खबर लिखी गई, इसकी वजह से और ज्यादा इग्नाइट हो गई ये बहस, और सारे कैंप में ये जबरदस्त डिबेट चल रही है। दोनों पक्षों को समझते हैं एक एक करके कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ दोनों पक्ष सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। तो इसकी भी बहुत सारी आलोचना की जा रही है कि कौन सही है कौन गलत है। एक और आपको दिखाते हैं, ये ओरेकल का चार्ट है, और इसको हटा दो तो मुझे ना, अब आप इसको देखिए। तो ओरेकल ने क्या किया है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत रेवेन्यू लगाएंगे हम, और उसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो अगले 4 साल में लगभग $150 बिलियन हो जाएगा, जो कि इस फिस्कल में, करंट फिस्कल में $18 बिलियन से बढ़ के इतने बड़े प्रोजेक्शन दिए, और स्टॉक में 30-40% की रफ्तार आई। एक एक दिन में $100 बिलियन की मार्केट कैप बढ़े, और इसके जो प्रमोटर थे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कुछ घंटों के लिए तो बन ही गए थे, नंबर 2 पे बने हुए हैं। तो ये इस विवाद के पीछे के बैकग्राउंड हैं जो हमने आपको दिखाए, लेकिन वापस अपने उस पे आते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है। आपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा होगा कि बहुत लोग गुस्से में बात कर रहे हैं कि आप आईटी कंपनी की क्रिटिसिज्म मत करिए, उन्होंने बहुत किया है। ये बात सच है कि 1980 के दशक से जो जर्नी आईटी कंपनी ने अपनी शुरू की थी, आईटी सर्विसेज कंपनी रादर ज़्यादा सही होगा, वो सेलिब्रेट किया देश ने, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने नौकरी दी। आज भी मेरे ख्याल में 50-55 लाख लोग आईटी कंपनीज़ में जॉब करते हैं। तो उन्होंने नौकरियां दी, व्हाइट कॉलर जॉब को बढ़ाया, लोगों की लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड किया। उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी तेजी आई। बंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में जो मकान बिके, पुणे में बिके, उसमें आईटी के व्हाइट कॉलर जॉब के जो एम्प्लॉइज थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो उनकी इस सक्सेस को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये जर्नी
जो चलती रही, तो वो एक आईटी सर्विसेज़ कंपनी बनी रही, उन्होंने कभी प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सर्विस कंपनी थी, यानी यूएस की जो कंपनी थी, उनके लिए वो एक तरीके से जॉब वर्क करते थे। मेंटेनेंस का काम, जिसको मैं कहता हूँ प्लंबिंग का जॉब है, प्लम्बर जिसको आप लोग बोलते हैं। प्लंबिंग का जॉब था कि साहब मेंटेनेंस का काम हम करेंगे, ऑन साइट, ऑफ साइट काम हम करेंगे। तो क्या ये बिज़नेस ठीक नहीं था? क्यों इसकी आलोचना लोग कर रहे हैं? तो दूसरे खेमे का ये कहना है कि आपने जिस सेगमेंट में, जिस सेक्टर में काम किया, वो बहुत अच्छा किया। करोड़ों, लाखों रुपए लोगों को कमा के दिए। आप इनकी बुक्स पे आज भी देखेंगे तो हज़ारों करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। हज़ारों करोड़ मैं बोल रहा हूँ। उतना तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ प्रॉफिट नहीं बनाती, जितना कैश पड़ा हुआ है इनके। अब इन्फोसिस ही जो बायबैक कर रहा है, उसमें कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो क्या ये गलत था और आज इनकी क्रिटिसिज़्म क्यों की जा रही है? आज इसलिए उनकी आलोचना की जा रही है उस कैंप की तरफ से कि आईटी इंडस्ट्री अब एक नए पैराडाइम शिफ्ट की ओर गई है और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें अमेरिका ने, चाइना ने बहुत लीड ले रखी है, बहुत आगे निकल गए हैं और हमारी आईटी कंपनी सर्विसेज कंपनी है। ये फ़र्क है इसमें कि प्रोडक्ट कंपनी और सर्विस कंपनी में। तो जो लोग इसके समर्थक हैं, वो ये भी कहते हैं कि सर्विसेज कंपनी से आप प्रोडक्ट की उम्मीद क्यों करते हैं? वो सर्विस कंपनी ही रहेगी। वो प्रोडक्ट क्यों बनाएगी? प्रोडक्ट वाले कहते हैं कि आपने क्यों नहीं बनाया? जब आप उसी सेगमेंट में काम कर रहे थे, उसी इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे थे, तो आपने प्रोडक्ट डेवलप क्यों नहीं किए? कई सारे आईटी के जो इन्फोसिस के एक्स प्रमोटर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप होंगे या पब्लिकली भी उनके स्टेटमेंट देखेंगे, वो इतने व्हिम्सिकल हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि वो लोगों को ये सलाह देते हैं कि पहले आप कुछ करके दिखाओ। पहले आप एक इन्फोसिस जैसी कंपनी बना के दिखाओ, फिर आके आप ज्ञान देना कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है ये आलोचना का ये स्तर नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी की क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या मैं किसी पॉलिसी को गलत बता रहा हूँ या उससे मैं सहमत नहीं, तो मैं पहले करके दिखाऊँ। यानी प्रेमचंद जी ने जितनी कहानियाँ लिखी हैं, जितने कैरेक्टर क्रिएट किए हैं, पहले वो खुद करें। फ़िल्म वाले जो डाकुओं पे फ़िल्म बनाते हैं या क्राइम पे फ़िल्म, तो पहले वो क्राइम करें। ये एक बहुत ही मतलब छिछला तर्क है कि पहले करके दिखाओ फिर बनाओ। ये नहीं होता है। हर आदमी हर काम नहीं करता है। तो इस ये वाली आलोचना तो जो बहुत सारे इन्फोसिस के एक्स प्रमोटर या एक्स एम्प्लॉयी कह लीजिए, आप वो बोल रहे हैं, वो सही नहीं है। मुद्दे पे, फैक्ट पे हम बात करते हैं, ग्राउंड पे बात करते हैं कि क्या हो रहा है। ये बात सच है कि ये आईटी कंपनी सर्विसेज कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी नहीं थी। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने प्रोडक्ट कंपनी बनने की कोशिश क्यों नहीं की? तो कुछ लोगों का तर्क ये है कि बहुत पैसे खर्च होते हैं आर-एन-डी में, उतना हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, अगर हम इतनी रिसर्च करते तो पैसे बहुत लगते। तो भाई लगाए क्यों नहीं पैसे आपने? आपके पास पैसे की कमी तो नहीं, तो बहाना आप बना नहीं सकते। हज़ारों करोड़ रुपए आप साल में कमा रहे हैं। साल में बता रहा हूँ मैं आपको। आप एक्युमुलेटेड देखेंगे तो किसी के पास 40,000 करोड़, किसी के पास 30,000 करोड़, किसी के पास 50,000 करोड़ कैश पड़ा हुआ है। आप 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ की अगर बायबैक कर रहे हैं, तो वही पैसा आप डेवलपमेंट में लगा सकते थे। नहीं लगाया आपने। तो ये क्रिटिसिज़्म आपको सुनना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ इसलिए मैं और कुछ कर नहीं सकता। अगर हर आदमी यही सोचने लगे, तब तो फिर हो गया काम। आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आगे बढ़ेंगे और दूसरा काम करेंगे, डेवलप करेंगे उसको। तो इस क्रिटिसिज़्म को आप इस तरह से क्यों नहीं लेते? इसमें इतना इगोइस्टिक होने की क्या ज़रूरत है कि आप बुराई नहीं सुन सकते? कोई भी आईटी कंपनी का प्रमोटर या उसका एक्स एम्प्लॉयी या उसके समर्थक, ट्विटर में भी बहुत समर्थक हैं, व्हाट्सएप में भी बहुत समर्थक हैं। वो एकदम ऐसे पैरोकार बन गए हैं कि जैसे आईटी कंपनियों ने दुनिया बदल दी है हमारी भारत की, और उनकी आलोचना मत करिए। आलोचना से परे कोई नहीं है बॉस। आलोचना आपको सुननी चाहिए। थोड़ा और डीप डाउन करते हैं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं कि इन्फोसिस के एक सीईओ बनाए गए थे, विशाल सिक्का जी। वो नॉन प्रमोटर थे, कह सकते हैं, बाहर से आए थे और उनको सीईओ बनाया गया था जब सारे इसके प्रमोटर और बड़े लोग बाहर हो गए थे। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। मैंने एक देखा तो बहुत सारे जो एआई के थ्रू लोग डाल रहे हैं ट्विटर पे, मैं उसकी बजाय मैं और थोड़ा डीप रिसर्च की तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिसमें विशाल सिक्का के हवाले से ये बात कही गई कि उन्होंने ओपन एआई में
निवेश किया था, निवेश स्ट्रेटेजिक नहीं था, वो डोनेशन के फॉर्म में था। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ओपन एआई में शुरू में सबने डोनेशन के फॉर्म में ही किया था। इवन इलान मस्क ने भी वही किया था। उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो एक एक प्रोजेक्ट था, एक बहुत अच्छी चीज थी, तो जिसमें बहुत सारे लोगों ने डोनेशन के फॉर्म में पैसा लगाया था। इलान मस्क ने भी लगाया था। तो विशाल सिक्का की जो ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये गैजेट्स 360 करके एक वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे तो दिसंबर 2015 में वो खबर छपी हुई है, उनकी वेबसाइट से मैं पढ़ के बता रहा हूं। तो एक फेयर चांस है कि आप इसको मान लीजिए कि उन्होंने किया होगा। ऐसी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं और विशाल सिक्का के हवाले से ये खबरें लिख रही हैं कि उन्होंने ओपन एआई में निवेश किया था, लेकिन जो उसके फाउंडर्स थे वो इससे सहमत नहीं थे। उनकी राय थी कि नहीं, हमें उस प्रोडक्ट वाले उसमें नहीं जाना है, और इसकी वजह से बहुत झगड़ा हुआ, झगड़ा पब्लिक में आया और बहुत सारे लोगों ने आलोचना की। थोड़ी देर तक तो बेचारे लड़ते रहे, बाद में विशाल सिक्का ने रिजाइन कर दिया, चले गए वो। ये 2015-17 की बात होगी, 1-2 साल ही वो रह पाए थे। अब उसके बाद की कहानी आपके सामने, रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो ओपन एआई क्या है? आज ओपन एआई का वैल्यूएशन $500 बिलियन है। तो अगर आप उसमें निवेशित रहते, और जो डोनेशन वाले बहुत सारे लोग थे उन्होंने बाद में आपको इसको स्ट्रेटजिक कन्वर्ट कर दिया था, तो शायद बहुत पैसे बनते और एक ट्रांसफॉर्म हो जाती इन्फोसिस। लेकिन नहीं किया। उनके प्रमोटर लगता नहीं, हमको कंजर्वेटिव बिजनेस ही रहना है। और देखिए, कई बार क्या होता है ना कि एकदम उनको गलत भी कहना ठीक नहीं है। हो सकता है, और ये फेयर चांस है कि इन्फोसिस के प्रमोटर्स ने सोचा होगा कि हमारा एक सिक्योर्ड सेफ बिजनेस चल रहा है कंजर्वेटिव, जिसमें पैसे बन रहे हैं, लोगों की नौकरियां बढ़िया चल रही हैं, उस समय एआई कुछ था ही नहीं। तो जब लाइफ इतनी कंफर्टेबल चल रही, तो अननेसेसरी क्यों दूसरी जगह हम हाथ डालें? यहां पे क्वेश्चन आता है विजन का और आपकी कैपेबिलिटी का। मैं ये बहुत अच्छी तरह मानता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारे हमारे आईटी के जो ऑनकोस हैं, जायंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन शायद विजन की कमी थी। किसी ने नहीं किया। नॉट ओनली इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, जितनी कंपनियां थी, किसी ने नहीं सोचा। और ये जर्नी 15 से चल रही थी, और ये आके 20-22 में आकर के, ओपन ने 22 में आकर के एकदम से ब्लास्ट किया ना। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आपको पता नहीं था, अचानक से कुछ हो गया। सिलिकॉन वैली में, सियाटल में आपके हजारों लोग काम करते हैं। न्यू जर्सी में तो नोएडा टाइप का बन गया है, वहां पे हर मोहल्ले, हर फ्लैट में आपको एक आध आईटी का आदमी मिल जाएगा, जो कि इंडियन बैकग्राउंड का भी हो सकता है। तो किसी को मालूम नहीं था, ये मैं नहीं मानता। आपने किया नहीं, कोई भी डर हो सकता है। मैं आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि आपका एक सिक्योर अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो आपने नहीं किया उसको, कोई बात नहीं है। लेकिन आज अगर उस बात को लेकर के आपकी क्रिटिसिज्म हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करिए ना कि हाँ, मुझसे गलती हुई, हमको करना चाहिए था ये, हमने नहीं किया। तो इसलिए दोनों पक्षों को जो है इस बात को समझना चाहिए। जो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम पे जाके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि भैया उस समय वो नहीं कर पाए, नहीं था इतना विजन यार, नहीं कर पाए। कोई जरूरी कि हर काम हर आदमी कर पाए? ईवी का हम लोग नहीं कर पाए, इतना चिप हम लोग नहीं बना पाए, सैकड़ों चीज हमारे यहाँ नहीं बन पाई। हम आर करते ही नहीं है। हमको लगता है कि आर बहुत ही बेकार काम है, आर हमें करना ही नहीं चाहिए, तो हम नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। हम वैसे ही ढुलमुल ढुलमुल चलते रहते हैं। कोई बना देगा तो हम उससे खरीद लेंगे और फिर हम बनाने लगेंगे। ये हमारे यहाँ की तरीका है। हमारे यहाँ हमने कितना चीजें डेवलप की, नहीं किया ना हमने। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आज ये बात क्यों हो रही है, आज इस पर इतना क्यों है कि हमारे पास टैलेंट है। अगर भारत के लोग जाकर के यूएस की कंपनियों को हेड कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हेड करेगा, तमाम जो आईटी कंपनीज वो इंडिया के लोग हेड कर रहे हैं। मुझे तो किसी ने बताया कि एनवीडिया, जो मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे बड़ी कंपनी है इस समय दुनिया की, उसमें आधे से ज्यादा इंजीनियर भारत के हैं। तो भारत में एक एनवीडिया क्यों नहीं बनी? नासा में कितने लोग काम करते हैं वहां पे, बैंकिंग सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं वहां पे। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे लोग जाकर के यूएस में झंडा गाड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ
एक एनवीडिया क्यों नहीं बन पाई? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से लोगों को, जो लोग ये काम कर रहे हैं। सारी आईटी कंपनी बैठे अपने क्लब में और पूछें कि यार हमने एनवीडिया क्यों नहीं क्रिएट की? पैसा ही लगता ना, तो पैसा तो है आपके पास, इनकार नहीं कर सकते, आपकी बैलेंस शीट पे दिख रहा है पैसा है, आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, किसी ने रोका था आपको। यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि शायद आपका विजन नहीं था वो वैल्यू जजमेंट हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत ही थे या आप सही थे, लेकिन आपके पास विजन नहीं था, ये आप एक्सेप्ट करिए, ये आपकी क्रिटिसिज्म है, फेयर क्रिटिसिज्म है कि आपने नहीं सोचा। अब इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई थोड़ी हो सकती, मेरी मर्जी मैं नहीं सोचता हूँ, आप मुझे इसके लिए गाली नहीं दे सकते कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, नहीं किया, मेरी मर्जी थी। मैंने नहीं डेवलप किया ईवी, मैं बाहर से ला के बनाऊंगा, मैंने नहीं डेवलप किया चिप, मैं बाहर से ला के बनाऊंगा। लेकिन आपके पास ये मौका था कि आप ऐसा सोचते, आपके पास ये तरीके भी थे, आपके पास टैलेंट था। दुनिया में आईटी में हमारे लोग काम कर रहे हैं। अभी परप्लेक्सिटी को देखिए आप, कौन बनाया, कहां से आए लोग, कौन उसको ड्राइव कर रहा है, इंडियंस कर रहे हैं। अब मतलब सत्य नडेला जी वहां जाकर के काम कर सकते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गूगल को हम लोग चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया में एक एनवीडिया नहीं बन सकती। ये क्वेश्चन आप लोगों को सोचना चाहिए, आईटी के जितने लोग धुरंधर और बॉस बने हुए हैं, कि क्यों नहीं एक एनवीडिया भारत में डेवलप हो पाई, क्योंकि हम आरएनडी वाले लोग नहीं, क्यों नहीं है हम लोग। ये तर्क ही बहुत ही बेईमानी लगता है कि हम तो एक प्रोडक्ट कंपनी है नहीं, हम तो सिर्फ सर्विसेज कंपनी। अरे क्यों नहीं है प्रोडक्ट कंपनी? आप प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता? पैसा, समय और टैलेंट, तीनों चीज आपके पास है। समय ही समय है, आप 1980 से धंधे में लगे हुए हैं, पैसा भी है आपके पास, बैलेंस शीट दिखा रही है, और टैलेंट भी है इंडिया में। तो फिर क्या चीज आपको रोक रही थी? विजन। आप दूरदर्शी नहीं थे, इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओनली इन्फोसिस, मैं पूरी आईटी इंडस्ट्री कह रहा हूं। तो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इस तर्क पे तो ठीक बैठता है, जो इसके समर्थक है उनके लिए ये ठीक है, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन ले सकते हैं कि हमने नहीं किया भाई, कोई कानूनी बाध्यता थोड़ी थी कि हम आर एंड डी करें ही, बाकी ने क्यों नहीं किया, बाकी कंपनियों ने क्यों नहीं किया, आईटी तो छोड़ो, आप ऑटो ने क्यों नहीं किया, केमिकल ने क्यों नहीं किया, फार्मा ने क्यों नहीं किया, सब तो ही जॉब वर्क कर रहे हैं। ये बेसिक क्रिटिसिज्म पूरे इंडस्ट्री लेवल की हो सकती है। अब ये जो दूसरा एक बेसिक पॉइंट आता है कि आप खुद ही कर लेते ना, अगर इतने बड़े ज्ञानी आप थे तो। बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर आप इतने बड़े ज्ञानी थे, जो लोग क्रिटिसाइज करें, तो खुद क्यों नहीं करते? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंडस्ट्री के लोगों, आप लोग शायद बेसिक इकोनॉमिक्स को इनकार कर रहे हैं या आप उसको समझना नहीं चाहते। बेसिक इकोनॉमिक्स ये कहती है किसी भी देश में, इररिस्पेक्टिव कि अगर रिसोर्सेज और पैसे आपके पास ज्यादा हैं तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। अगर 1% लोगों के पास ज्यादातर वेल्थ है, 10% लोगों के पास ज्यादातर वेल्थ पहुंच चुकी है, 90% के पास कम है, तो ये जिम्मेदारी उन्हीं 10% की होगी कि वो लोग इनोवेट करें, नई चीजें करें। आप किसी बैंक के क्लर्क से थोड़ी कहेंगे तुम यार कैपेक्स क्यों नहीं कर रहे हो? यार वो अपनी जिंदगी चला रहा है, वो एक उस सिस्टम का एक पार्ट है, वो अपने से पूरी मेहनत काम कर रहा है, वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहा है जितना उसके पास है। आप नहीं कर रहे हो, आप अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे हैं। ये इस देश की कॉमन प्रॉब्लम है, नॉट ओनली वन इंडस्ट्री कि खाली इन्फोसिस की बात हो रही है, किसी और की बात हो रही है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है। तो ये तर्क भी आपका ठीक नहीं है कि बाकी लोग करके दिखाएं। अब आप एक एसएमई को चैलेंज करो कि आप बहुत बड़े मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो आप करके दिखाओ। ये तर्क ठीक नहीं बैठता। जिस समाज जीवन में जिस तरह से हम लोग जीते हैं, अर्थशास्त्र का नियम ये नहीं कहता। ये वही हो सकता है जहां पे, हाँ, सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं कि आरएनडी पे फोकस क्यों नहीं किया। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि मैंडेटरी बनाइए आप आरएनडी। हमारे यहाँ आरएनडी में बहुत कम खर्चा होता है, तो आप हो पाएंगे। अब ये बात बुरी लग रही होगी कुछ लोगों को सुनते हुए, लेकिन ये मैं अकेला नहीं हूं, बढ़ते 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 ये बात पहुंच गई है श्री उदय कोटक जी के पास। ये आज सुबह का उनका ट्वीट है, 8:01 का। इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट, ट्वीट नहीं था बल्कि वो एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात बोली थी एक चैनल के साथ बातचीत करते हुए, उस पर मैंने पूरा एक वीडियो डाला था और मैंने उसमें उदय कोटक जी से कहा था कि जो उनकी लास्ट लाइन है ना,
मुझे उस पे थोड़ा-सा लगता है कि फोकस उधर शिफ्ट होना चाहिए। अब ये क्या लिख रहे हैं कि एज़ जियोपॉलिटिक्स इंटरफेयर्स विद द इकोनॉमिक्स, India quickens domestic reform, reduction in GST rates, and now capital market changes. Time to transform for every Indian to get out of comfort zone, perfect to embrace Atmanirbhar and create negotiating leverage. Only the paranoid survive. एकदम सही बात लिखी है उदय सर ने, मैं इससे सहमत हूं कि जब तक आप उस पैनिक मोड में नहीं आएंगे, पैरानॉइड मतलब आप एक पैनिक मोड में आइए कि नहीं अब करना ही है, अभी से करना, राइट नाउ, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं, जो हमने अपने पिछले वीडियो में उदय जी के बारे में कहा था कि मेजर पोर्शन शिफ्ट टू इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि वहां से शुरुआत होगी तो नीचे से होगी। जिम्मेदारी ऊपर से तय होती है, नीचे से नहीं। जिम्मेदारी ऊपर से तय होती है, लाइबिलिटीज ऊपर जाके शिफ्ट होती है, बॉल वहां पे रुकती है। तो अगर इंडस्ट्री इस बारे में सोचेगी, इनोवेट करेगी, तो डेफिनेटली काम होगा। ऐसा नहीं कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, हो रहा है, पेस नहीं है। वो पेस को एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। जो एआई क्या है बेसिकली, अगर आप एआई को एक लाइन में समझें तो वो आपकी स्पीड को मैनीफोल्ड एक्सपेडाइट कर देती है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो काम आप 10 घंटे में करते हो वो 10 सेकंड में कर देते हैं। यही डिफरेंस आया है एआई की वजह से। और जो चीज आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपको सोचने में 20 घंटा लगेगा, वो 20 सेकंड में सोचेगा। तो उसी चीज को आप यहाँ पे जो उदय जी कहना चाह रहे हैं, एक्सपेडाइट करिए, तेजी से काम करिए और करिए, तो आप लड़ पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको मुझे लगता है कि बहुत ओपन हार्टेडली सुनना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देखता हूँ कि ऐसे मतलब लड़ाई हो रही है कि मेरी आलोचना तो आप कर ही नहीं सकते, मैंने एक बार कंट्रीब्यूट कर दिया तो मैं जिंदगी भर उसकी लिगेसी खाऊंगा। ये इस मानसिकता से बाहर निकलिए कि एक बार आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो आप पूरी लाइफ उसकी रॉयल्टी खाएंगे। वो दिन गए। अभी मेमोरी लॉस बहुत जल्दी होता है, लोग एक दिन में भूल जाते हैं। तो आईटी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, कोई शक ही नहीं इसमें। लेकिन अब ये एआई ने आकर के आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अब कैसे काम चलेगा। तो एज ए कंट्री आप सोचिए, आप एक कंपनी के लिए थोड़ी सोच रहे हैं, आप देश के लिए सोचिए ना कि आप नेगोशिएटिंग पावर पे हैं कि नहीं है, आप उस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए अपने को आप कैसे तैयार करिए। एक एवरी इंडिविजुअल का काम है कि उसमें लग जाए, लेकिन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर पार्ट ऊपर की तरफ आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बहस चल रही है कि मेरी आलोचना ही मत करो, मैं तो बिल्कुल होली काऊ हूँ, मुझे तो कुछ कोई कह ही नहीं सकता, मैंने एक बार बहुत बड़ा काम कर दिया, अब मैं जीवन में कुछ नहीं करूंगा, ये शायद ठीक नहीं है। और जो लोग एक्सट्रीम पे जाके आलोचना कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने कुछ किया ही नहीं, आप लोग भी भाई साहब, हमारी आईटी इंडस्ट्री ने बहुत काम किए हैं। आज थोड़ी बहुत जो हमारी इज्जत है वो आईटी की वजह से ही है। हम लोग पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आईटी इंडस्ट्री क्रिएट करी हमने सर्विसेज के तौर पे, हम सब देशों में जाके काम कर रहे हैं। उसको डिसरिगार्ड मत करिए, उसका भी उतना ही रिगार्ड है। लेकिन यहां से आगे, अब चलिए पीछे नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब यहां से आगे की जर्नी में भी अगर आपका एटीट्यूड यही है, प्रॉब्लम क्या है कि आज भी आईटी कंपनी वाले इस चीज को पता नहीं, हो सकता रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बता नहीं रहे हो। अगर अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो फिर आप गुस्सा मत होइए, प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट नहीं करें, डिनाइल मोड में है। अगर आईटी इंडस्ट्री आज भी डिनाइल मोड में रहेगी, या कोई भी इंडस्ट्री की चेंजेस को हम एम्ब्रेस नहीं करेंगे, हम डिनाइल मोड में, नहीं नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी बॉस, ये मुझे लगता है। तो इस बहस में क्रिएटिवली, ओपन हार्टेड, ओपन माइंड से जाइए और उनको सुनिए, सीखिए और देखिए, तो शायद एक बेटर चीज हम लोग कर पाएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति हो, कंपनी हो, देश हो, आलोचना से परे कोई नहीं है। क्रिटिसाइज आपकी हो सकती है, लेकिन क्रिटिसाइज पर्सनल नहीं होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म फैक्ट और इश्यू बेस्ड होना चाहिए कि ये वाली चीज अगर आप करते तो और बेटर हो सकता है। हो सकता है उनको मन में रियलाइज भी हो रहा हो, पब्लिकली नहीं बोलना चाहते कि भाई एम्बेरसमेंट होगा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो कि बहुत सारी जगहों पे ये डिस्कशन सुनते हुए और ये आर्टिकल देख के मुझे लगा कि बात करना चाहिए। और चूंकि सुबह सुबह उदय जी का ये मैसेज ट्वीट भी आ गया, तो मैंने कहा अब तो इस पे एक वीडियो बनता ही है। और इस पे हम पहले ही बना चुके, सेम इशू हमने जब उदय जी के
उस कन्वर्सेशन को लिया था कि इंडस्ट्री को अब आगे आना चाहिए, अब शायद काम नहीं चलेगा, तो आप एक पैनिक मोड पे, एग्रेसिव मोड पे इस पे काम करिए और नो डाउट बायबैक वही कंपनियां करती हैं जिनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। इन्वेस्टर आपसे बहुत बड़े प्लान्स की उम्मीद रखता है। बायबैक से शॉर्ट टर्म में मूव आ सकता है। 4500 पे आया था बायबैक टीसीएस का, अभी उसके कितना नीचे भाव आप खुद ही देख लीजिए। तो ये बायबैक से प्राइस सपोर्ट हो जाएगा? नहीं, बिजनेस मॉडल से प्राइस सपोर्ट होगा, वो आपको करना पड़ेगा। आई होप कि कोई ऑफेंड नहीं होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा कि ये भी वीडियो बना के मेरी आलोचना कर रहे हैं। मैं आलोचना इसलिए कर रहा हूँ कि इसको ओपन हार्ट से सुनिए, समझिए, और ये सभी के लिए है। और जो लोग भी क्रिटिसाइज करें वो एक्सट्रीम पे ना जाएं कि पर्सनल होकर के आप बहुत सारी क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। पर्सनल मत करिए। आईटी का जो कंट्रीब्यूशन है उसका पूरा सम्मान है, लेकिन यहाँ से आगे की जर्नी अगर वो नहीं करते ठीक से तो दिक्कत सबके लिए बढ़ेगी, नॉट ओनली द कंपनी और इन्वेस्टर, कंट्री एज ए होल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा जो संत कबीर जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल हो सभाए। तो आप निंदक को अपने नजदीक रखिए। आलोचना इज अ गुड थिंग। आप बोर्ड रूम में तो आलोचना लेते ही हैं, पब्लिक से भी थोड़ी सी ले लीजिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अपने ही लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।